नमस्कार दोस्तों। क्या हार का डर नरेंद्र मोदी के सिर पर इतना चढ़ गया है कि वो बुजुर्ग महिलाओं, सम्मानित और शहीदों की परिवार की महिलाओं का भी अपमान करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी इतने डरपोक हो गए हैं कि नेपाल जैसा देश भी अब भारत के कई हिस्सों को अपने मानचित्र में दिखाएगा, यानी मैप पर दिखाएगा? और क्या नरेंद्र मोदी इतनी साजिश करता हो गए हैं कि वो संदेश खली में महिलाओं के द्वारा उन्हें भड़काकर झूठी शिकायतें देने की साजिश रचवाएंगे? और क्या नरेंद्र मोदी से इतना यह देश तंग आ चुका है कि अब उनकी लोकसभा अध्यक्ष रही और 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन तक कहने लगी हैं कि अब कट्टर भाजपाई नोटा का बटन दबाएंगे? तो क्या राहुल गांधी की रणनीति से इतना नरेंद्र मोदी डर गए हैं कि अब उन्हें चारों तरफ हार दिखाई दे रही है? और प्रियंका गांधी स्पष्ट रूप से बताती हैं कि शहंशाह क्या क्या करते हैं, कितनी रईसी से। और नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को भिखारी ही बनाए रखना चाहते हैं और यह एहसास कराते हैं कि हम तुम्हें दे रहे हैं तब तुम जिंदा हो, नहीं तो मर जाते। जी हां, बिल्कुल यही हो रहा है। आज हालात क्या हैं, इस पर आपको जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कितनी घृणा फैलाने, कितनी नफरत फैलाने, कितना चुनाव जीतने के लिए खेल किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को यदि आप देखें तो नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो निश्चित रूप से इस देश के लिए हर तरह से खतरनाक भी है, दुखद भी है। राहुल गांधी की मां, शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी की धर्मपत्नी और शहीद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू और भारत के लिए अपना सब कुछ त्यागने वाली सोनिया गांधी, जो लगातार 6 बार भारत की संसद की सदस्य रही, आज भी राज्यसभा सदस्य हैं, और इसके बाद में वो 77 साल की महिला के लिए नरेंद्र मोदी कितनी फूहड़ता से, कितनी जाहिलियत के साथ में, कितने गंदे भाव से, निकृष्ट भाव से और कितने घिनौने काले दिल के साथ में उन्हें करेगी, भाग जाएगी, गई, आई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप कल्पना करिए, जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हो वो क्या होगा। आप सोच सकते हैं वो कितना गिरा हुआ व्यक्ति होगा कि अपने से उम्र में बड़ी 77 साल की महिला, जो बीमार भी हैं और उसके अलावा भी तमाम सारी चीजें, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सुहाग खोया है, इस देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है, और जब उसके पास यह विकल्प था कि वो भारत में रहे या भारत के बाहर चली जाए, वो भारत की प्रधानमंत्री बने या ना बने, तो उसने न सत्ता को हाथ लगाया, न वो प्रधानमंत्री बनी और न भाग के गई कि ऐसो आराम की जिंदगी अपने इटली में गुजारती। वो बोली, जहां पर मेरे पति का खून जिस धरती में मिला है, उस धरती में ही मैं भी समाऊंगी, मैं भी वहीं मरना चाहूंगी, वहीं अपनी चिता जलवाना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि यदि आप चाहते हैं कि मैं इस देश से चली जाऊं
तो मेरे राजीव को मुझे लौटा दो, मैं चली जाऊंगी। सोचिए, ऐसी महिला के लिए इतने गंदे ढंग के शब्द। और आज ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपको याद होगा विधवा पेंशन और न जाने क्या, कांग्रेस की विधवा और न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे इस शख्स ने। आज यह बात प्रमाणित हो जाती है, और यूं ही नहीं प्रमाणित होती है, बहुत सारी चीजों से, हरकतों से प्रमाणित होती है। दूसरी हरकत, कैसे बदनाम किया जाए विपक्ष की सरकारों को, कैसे सत्ता हासिल किया जाए, उसके लिए क्या क्या खेल किए जाते हैं। आप पूरा इतिहास पलट लीजिए, आज का नहीं 100 साल का इतिहास पलट लीजिए, जहां पर ये लोग सत्ता में होते हैं या नहीं होते हैं। जहां सत्ता में नहीं होते हैं वहां सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, और जिस भी दंगे का इतिहास देखिएगा उसकी शुरुआत आरएसएस के लोगों ने की है पूरे देश में। आप 1925 से लेके अब तक जितने दंगे हुए हैं उन सब में आप देख लीजिए, जिसमें हमने इतने बड़े पत्रकार पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी को भी खोया था कानपुर में, वो भी इन्हीं लोगों का किया था। मुस्लिम्स ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन वो हिंदू बस्ती में आए तो मार दिए गए। क्यों? क्योंकि दंगे भड़कवाने थे, बदनाम करना था। और इसी तरह से देश की आजादी के बाद भी आप देखिए, चाहे जहां देख, कश्मीर में आग किसने लगाई? इन्होंने लगाई। बंगाल में आग किसने लगाई? इन्होंने लगाई। दिल्ली में आग किसने लगाई? सन 84 का देखिए, 42 एफआईआर दर्ज है, जिनमें कई 100 आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने घटनाएं अंजाम दी थी। फिर हिंदू मुस्लिम के तमाम सारे मौजूद हैं, चाहे कासगंज का देख लीजिए, चाहे आगरा का देख लीजिए, चाहे कानपुर का देख लीजिए, चाहे लखनऊ का देख लीजिए, चाहे मुरादाबाद का देख लीजिए, या कहीं का देख ले, भागलपुर का देख लीजिए, मेरठ का देख लीजिए, सब में इन्हीं के हाथ। तो ये साजिशें रचने वाले लोग हैं, और उसी का परिणाम है कि इन्होंने बंगाल में संदेश खली में एक साजिश रची। उस साजिश रचने की बातचीत का एक वीडियो हाथ लग गया, और उससे यह बात खुलासा हो गई कि कैसे महिलाओं को और उनको ब्रेन वॉश किया गया, कैसे कैसे क्या क्या प्रलोभन दिए गए, और कैसे कह के उनसे झूठी शिकायत दिलवाई गई, शोर मचवाया गया। यह है भारतीय जनता पार्टी। बच्ची से कठुआ में गैंग रेप करते हैं, 8 साल की बच्ची से। हाथरस में, चाहे उन्नाव में, चाहे चिन्मयानंद को देखिए, चाहे जिसको देखिए, बीएचयू में, सब यही होते हैं। तो बलात्कारी भी यही होंगे, दंगाई भी यही होंगे, रिश्वतखोर भी यही होंगे। और भ्रष्टाचारियों की तो यह स्थिति है कि आप यदि देखेंगे तो भ्रष्टाचारियों में देखिए, प्रफुल्ल पटेल पे आरोप लगा कि 840 करोड़ का घोटाला, एयरलाइंस घोटाला, इन्हें भाजपा में आ गए, हो गए। 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, अजीत पवार भाजपा के पास आ गए, साहब वो हो गए। सुनेत्रा पवार 25,000 करोड़ रुपया का सहकारी बैंक घोटाला, साहब क्लीन चिट दे दी, इनके पास आते। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला 13.5 करोड़ रुपए का, इनको भी साहब वो कर दिया। अशोक चौहान 1400 करोड़ रुपए का आदर्श सोसाइटी घोटाला, इनके पास आ गए। एकनाथ शिंदे एम्बुलेंस घोटाला 8,000 करोड़ का, इनके पास आ गए। प्रताप सरनाईक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 175 करोड़ का, इनके पास आ गए। और झुग्गी पुनर्वास घोटाला 2,000 करोड़ रुपए का, बिना सिद्दीकी, इनके पास आ गए। ये तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र के बता रहा हूं, ये देश भर के ढूंढेंगे न जाने कितने मिल जाएंगे। तो ऐसी साजिशें रचने वाले तो इतनी घिनौनी साजिश रचते हैं, जो यह आरोप लगवाया जाता है कि महिलाओं के साथ में मास रेप हुआ। आज तक एक प्रमाण नहीं आया, एक मेडिकल टेस्ट पे नहीं आया, कहीं नहीं आया, लेकिन शोर मचाना है, कुछ भी करना है तो आप कर लो। तो इस तरह की स्थिति है। इसके बाद साजिशें कैसे रचते हैं,
कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष थे लवली से एक चिट्ठी लिखवाई गई। जब गठबंधन अच्छा हो गया आम आदमी पार्टी के साथ में, अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ने की बात हो गई, लगा भाजपा हार जाएगी, तो साजिश रची गई। पहले भी ये भाग के भाजपा में चले गए, फिर आए, माफी मांगी, कसम खाई, गुरुद्वारे में कसम खाई कि अब कांग्रेस से कहीं नहीं जाऊंगा, वफादारी से रहूंगा, और फिर उसके बाद में इन्हें जिम्मेदारी दी गई विश्वास करके, और इन्होंने फिर चिट्ठी एक लिख के कहा कि हम इस्तीफा देते हैं पद से क्योंकि ऐसे ऐसे हो गया, आरोप लगवाए। और उसके बाद में उसी समय आशंका व्यक्त कर दी थी संजय सिंह ने, और अब वो भाजपा में पहुंच गए, ओढ़ लिया। तो यह बताता है कि यह है असलियत में इनकी साजिश। और यह एक उदाहरण नहीं है, ये चाहे जितने उदाहरण देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे, और उस तरह की स्थिति है। उन्हें गोदी मीडिया कहता है कि नहीं, वो कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम, पूर्व नेता नहीं, वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का तरीका ये आज तक जैसे चैनल करते हैं। इसके बाद आप देखिए इसी तरीके से, मतलब एक नहीं है, गौरव वल्लभ को देख लीजिए, हम विद्वान समझते थे, वो शख्स बिल्कुल कायर निकला। इसी तरह से कराया जाता है, वही खेल का हिस्सा ये भी है, तो ये करते हैं। इसके बाद में गांधीनगर महात्मा गांधी के नाम पर बनाया गया, वहां से अमित शाह लड़ रहे हैं, तो 16 कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें इतना धमकाया गया, डराया गया, उनसे नामांकन वापस करा दिए। 16 कैंडिडेट्स ऐसे चुनाव लड़ते हैं। पुरी से कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट बनी, जो वहां पर पहले स्पीकर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी बेटी हैं, और दिल्ली में वो और उनके पति एक बिजनेस ग्रुप के, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बड़े पत्रकार रहे, भारी भरकम सैलरी पाते थे, और आरएसएस से भी अच्छे संबंध थे। और उसके बाद में वो गए वहां पर 10 साल से कि हाँ राजनीति, हमें टिकट, और ये टिकट चलिए भाई दिया गया। बताया गया कि कांग्रेस के पार्टी के पास पैसा नहीं है, उनके अकाउंट फ्रीज है, आपको कोई पैसा नहीं मिल पाएगा, लड़ने का प्रबंध आपको करना होगा। उनका हाँ ठीक है, टिकट मिल गई, लड़ने को वो आया। अब जब सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने चंदा वसूला क्यूआर कोड बना करके कि लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, और फिर कहीं से उनको पीछे वाला चंदा मिल गया, और फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि अब हम टिकट वापस लौटा रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे। मतलब आप समझिए, आप पूरा वक्त खराब करें जिससे अब कांग्रेस के पास टाइम ना बचे, और टाइम नहीं बचेगा तो आप समझ सकते हैं सीट चली गई बीजेपी को, वहां से संबित पात्रा लड़ रहे हैं, मोदी के करीबी लोगों को जिताना है। तो ये तरीका आपने इंदौर में देखा ही, आपने जो है गुजरात में देखा ही, सूरत में आपने, खजुराहो में देखा ही। तो ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे लगातार उदाहरण आ रहे हैं, इस तरह से स्थितियां हो रही। तो इन्हीं खेल का एक ये हिस्सा है। तो साहब ये खेल होता है। इसके बाद में आप याद करिए इसका असर क्या है। इसका असर ये है कि इंदौर से 8 बार की सांसद रही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार में लोकसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा महाजन। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो पुराने समर्पित सिद्धांतवादी लोग थे, उनके मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, बात हो रही है, लोग कह रहे हैं भाजपा ये क्या कर रही है, गर्त में जा रही है, बेइज्जती हो रही है। तो कहती है भाजपा के उन लोगों ने, और फैसला किया है हमने कि हम नोटा का बटन दबाएंगे मगर भाजपा को वोट नहीं देंगे। सुमित्रा महाजन के यहां से कहा जा रहा है, और बाकायदे इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया है बात। अब आप समझिए, तो यह भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के शीर्ष लोगों से कह रहे हैं, सम्मानित लोगों से कह रहे हैं, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है, जिंदा किया है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कोसते हैं। नरेंद्र मोदी रैली में कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे हैं, उन्हें शहजादे कहते हैं, वो शहजादे ऐसे हैं,
और उसके बाद में हम आपको 5 किलो अनाज देंगे अभी और देंगे, और हम आपको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। मतलब घमंड बोल रहा है कि हम आपको खिला रहे हैं और हम आपको जिंदा रखने के लिए दे रहे हैं। मतलब इस गर्त में आपने लाके खड़ा कर दिया है और 5 साल और जिंदा रखने के नाम पर आप करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? इस देश को क्या आपने बना दिया है? इतना मजबूर बना दिया है। बिल्कुल नेपाल जैसा देश अपना नोट जो छापता है, उस नोट में आप समझिए ये नोट है, और इस नोट में उसने भारत के कई इलाकों को अपने यहां दर्शा दिया है। इससे आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है, और आज तक की खबर है, मेरी नहीं है, यह आज तक की खबर है, उसी गोदी मीडिया की। तो आप इससे समझ लीजिए, तो यह हालत है। और फिर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी वो बने या कांग्रेस, और क्या उसके लिए चिंतित है, और मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो साहब ये फोटो याद आ जाती है। ये आप सबने देखी होगी, याद करिए, बिना बुलाए पहुंच गए थे पाकिस्तान, गले लगने, मिलने, उनकी मां के पांव छू करके कि नहीं, आप तो सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं, मेरी भी मां हो, और मैं तो आपके हर आदेश का पालन करूंगा और आपके लिए सदैव, और क्या क्या आप समझ सकते हैं। और अब्दुल्ला वाली इन्होंने कहानी बनाई कि बचपन के जो इनके दोस्त थे अब्दुल्ला, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो जब यह स्थिति होती है, आप सोचिए क्या है। तो गुजरात में जिस तरीके से एक तानाशाहीपूर्ण ढंग से राजपूतों का अपमान करने वाले, खुले तौर पे राजपूतों के चरित्र, राजपूतों की महिलाओं को चरित्रहीन बताने वाले उस भाजपा के प्रत्याशी को इन्होंने हटाया नहीं, बदला नहीं, उसे उल्टा पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी भी बना दिया है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है, क्या आप सोच सकते हैं। संदेश खलीवाला बता ही चुका। इस पर लोग कहते हैं कि इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना मक्कार प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, इतना निकृष्ट बात करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन हमारे देश का जो तथाकथित मीडिया है, वो तो सच दिखाता नहीं है, बात भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। शायद यही है कि दुनिया में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत की दशा ये हो गई इस चरण चुंबकता के कारण कि 161 नंबर पे पहुंच गया। 161 नंबर पे। सोचिए आप, इतनी बुरी हालत में भारत आ गया है, ये हालत हो गई है। तो इस तरह की स्थिति है, और जिस तरह से मैंने बताया, संजय निरुपम जैसे लोग इस तरह की वो करते हैं, और आज तक जैसा चैनल उसे पूर्व कांग्रेस बता करके कांग्रेस को बदनाम करने के एजेंडे चलाता है। तो यह स्थिति है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी डर गए। उन्हें राहुल गांधी से इतना डर लगने लगा है, गांधी परिवार से इतना डर लगने लगा है, कांग्रेस से इतना डर लगने लगा है कि कैसे करें। और खुद का डर इतना है कि कश्मीर में जहां 370 चिल्लाते थे, वहां कश्मीर में 3 सिर्फ लोकसभा सीटें हैं, 3 में से 1 में भी लड़ने की हिम्मत नहीं करी। 1 में भी। ये भी नहीं कह सकते कि उनका कोई गठबंधन लड़ा, नहीं, लड़ने की हिम्मत नहीं करी। ये हालत आप समझ सकते हैं। इस तरह के हाल हो तो आप जान जाइए कि देश में क्या होने जा रहा है। हालत यह है कि देश में अब इससे ज्यादा बुरी स्थिति कोई नहीं हो सकती है। वह स्थिति कर दी है नरेंद्र मोदी। तब नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि हमारे तीसरे काल में गारंटी, किस बात की गारंटी? नफरत की। किस बात की गारंटी? बदतमीजी की। किस बात की गारंटी? झूठ बोलने की। किस बात की गारंटी? मक्कारी करने की। किस बात की गारंटी? चीन और नेपाल और मालदीव और ऐसे तमाम सारे छोटे बड़े तमाम देशों के आगे सरेंडर कर जाने वाले, लौट जाने वाले प्रधानमंत्री की किसकी गारंटी? इस देश को की जमीनें कब्जा करा देने वाले प्रधानमंत्री की किसकी गारंटी? इस देश को बेच देने वाले की, बेरोजगार बना देने वाले की, भुखमरी बना देने वाले की।
यह स्थिति है तो इन पर अब देश की जनता सवाल पूछ रही है। वो पूछ रही है कि क्या है, तो यह हालत है। इससे आप समझ सकते हैं, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि क्या है। वहीं दूसरी तरफ इस देश की जनता कैसे खड़ी है, यह आप देख लीजिए। यह प्रियंका गांधी है, निकल रही है तो यह जन सैलाब निकल रहा है। कहीं मीडिया आपको दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। इससे मोदी डर गए, इससे, यही डर है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो गेम प्लान किया है, मोदी की हवा खराब है। उन्हें अब सही राहुल गांधी कहते हैं कि 150 भी आता मुश्किल लग रहा है। चलिए मैं 150 से बढ़ा देता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं किसी हालत में 200 नहीं आते। सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है, यही डर है। क्योंकि यह सरकार बनी है इंडिया गठबंधन की, तो मोदी जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये भ्रष्टाचारी जिनको उसने बचा के खड़ा किया है, वो जेल के पीछे हो। फैसला आपको करना है कि आपको किसके साथ खड़ा हो, जननायक राहुल गांधी के साथ या देश को बर्बाद करने के नायक मोदी के साथ। जय